बच्चे जो अभी बायोलॉजी के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके बाद मैथ पर आएंगे। इसलिए सभी लोग ध्यान से चुपचाप सुनो। केवल पढ़ाई करने से ही नहीं होता है, पढ़ाई का आपके जीवन में रिजल्ट क्या होगा उस पर भी ध्यान देना है। क्लियर? तो अभी जो सर बोलेंगे, पहले सर का हम परिचय दे देते हैं। सर का नाम भास्कर हुआ और ये लगभग कितने साल से सर? 10 साल से लगभग बायोलॉजी के क्षेत्र में है, मेडिकल फील्ड में है। और अभी इनका एक बहुत ही बड़ा, अभी अब आपको दिखाएंगे, कॉलेज है जो गया में चलता है। क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब अपने से ही बताएंगे और कुछ आपको दिखाएंगे, इसलिए चुपचाप सुनिए। सबसे पहले तो अगर आप खुद लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो खुद को अपने आप में थोड़ा सा साइंस को यहाँ भर लीजिए। विदाउट साइंस कुछ नहीं होता। अगर आप पानी पीने जाते हो तो ग्लास उठाते हो, वहाँ भी साइंस यूज होता है। ठीक? अगर आपका खाना खाने के बाद पच करके डाइजेस्ट होकर के बॉडी से बाहर निकलता है तो भी साइंस होता है। तो साइंस के बच्चे जान लो कि आप जो पढ़ रहे हो इस कंट्री का, इस देश का आप लोग भविष्य। अगर कोई इसरो में बैठ करके रॉकेट उड़ा रहा है तो भी आप ही के लेवल से गया, 10-12 से ही गया। वो कोई स्पेशल ऊपर से नहीं आया था रॉकेट से। उस लेवल पे आने के लिए अभी सर ने कहा मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आपको रॉकेट उड़ाना है, अगर मांझना है, खुद को एक्सपर्ट बनाना है तो साइंस को एकदम यहाँ पे बैठा लो और यहाँ से यूज करो। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी किनारे छोड़। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो होता है ना, आपके सिर्फ कल्चर में होता है। आज का हर एक बच्चा जो मोबाइल यूज कर रहा है वो साइंस से यूज कर रहा है। और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे ह्यूमन के लिए। ऐसा नहीं है कि हम साइंस पढ़ रहे तो हमारे लिए। एक रिक्शा वाला रिक्शा पुलर भी साइंस चल जाता है। आपको पता है कैसे? जब वो चढ़ाई पे चलता है तो उतर जाता है। और वो अपना बच्चों को खास करके जो अभी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ के 12th में से बाहर निकलेंगे और अपने लाइफ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा। सबसे पहली बात है कि आप जिस परिवेश में रहते हो बहुत सारी चीजें जानते हो और जान के भी अनजान हो। जानते उतना हो कि बस हाँ एक नॉलेज है, बस उसके डेप्थ में क्या होना चाहिए वो आपको शायद अभी नहीं पता है। और ये तब पता होता है जब उसकी जरूरत होती है और आप वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल खाली पाते हो। तो मैं अपने जो हिसाब से मैं अपना बता दूं, सर ने बताया सिर्फ मेरा एक छोटा सा नाम, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर विवेकानंद भास्कर। ओके? और मैं PhD किया हूँ लाइफ साइंस से। मैं 6 साल कानपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। रिजाइन करके मैं वापस आया बिहार गवर्नमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं जॉब किया। 2 साल जॉब करने के बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। कहते हैं साइंस वाला कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। साइंस वाला रहो ना, वो कभी भी अपने काम पे सेटिस्फाइड नहीं होता। तो मेरे भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। ऐसा नहीं क्या? तो सेटिस्फैक्शन नहीं था जॉब होने के बाद भी नहीं, 2 बार जॉब होने के बाद। तो मुझे लगा कि मैं तो लास्ट 10 ईयर से हमने तकरीबन सैकड़ों बच्चे हैं जो आज आपके सरगाटी एरिया में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट डे से अगर मेरे पास आए 12th करके तो कहीं ना कहीं सेटल है। और हमारे यहाँ का एक रिकॉर्ड है, कोई बच्चा हमने बेरोजगार नहीं छोड़ा, क्योंकि हम खुद रोजगार छोड़ करके आए थे इस फील्ड में। तो हमने ये पहले डिसाइड किया कि हम उतने लोग को पढ़ाएंगे जिनको पहले हम जॉब सेटल कर देंगे। तो हमारा फिक्स है, हम 30 बच्चे लेते हैं, मैक्सिमम 40 बच्चे। 10 बच्चे उनके लिए लेते हैं जो उस लेवल पे होते हैं, जो वापस आते हैं, जो बाद में आते हैं और उनका अच्छा बैकग्राउंड है, लेकिन 40 से ऊपर अपने बैच को नहीं बढ़ते देते। तो 30 और 40 के बीच में रखते हैं और उन 30 से 40 बच्चों को हम पढ़ाने के बाद उनके जॉब की गारंटी लेते हैं। हाँ, हमने जो पढ़ाया है, हमने जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया है, इसके बाद ये बच्चे की नौकरी होनी चाहिए। क्योंकि फौज खड़ा करने से नहीं होता है, फौज के पास जो इक्विपमेंट उसको चलाना भी आना चाहिए। आपके पास कोई गन दे दे और आपको चलाने नहीं आए, आप फौज में शामिल है तो मरा ही नहीं जाइएगा। 3 लाख 4 लाख बाबूजी का खर्चा कर दिया, पढ़ लिया, नौकरी नहीं है तो फिर क्या होगा? आप थोड़ा सा मजाक वाला बात कर लेते हैं कि दहेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि मेडिकल क्षेत्र में 2 फौज होते हैं, ये पैरामेडिक्स होते हैं। अब पैरामेडिक्स में बहुत तरह का, जैसे MBBS करने के बाद लोग करते हैं क्या,
एक तो MBBS MD होता है जो मेडिसिन लिखता है, दूसरा होता है जो सर्जन होता है, तीसरा गायनी होता है, चौथा नर्व में जाता है, पांचवा ऑप्थेल्मिक में जाता है, ऑर्थोपेडिक में जाता है। इस तरह के बहुत सारे यूनिट है। उसी तरह पैरामेडिक्स में भी इतने सारे यूनिट हैं। मतलब सिंपल सा बात समझो कि जितने बॉडी में हमारे ऑर्गन है सबके डॉक्टर अलग अलग है। महिला विशेषज्ञ अलग है, बच्चा विशेषज्ञ अलग है, हड्डी विशेषज्ञ अलग है, समझ गए? आपके बॉडी में एक एक जो पार्ट लगा हुआ है ना, अगर उसको देखोगे तो उसके लिए अलग अलग स्टडी और उसके लिए अलग अलग डॉक्टर। अगर नाक का गला की बीमारी है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ENT स्पेशलिस्ट होता है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट होता है। अगर पेट में प्रॉब्लम है डाइजेशन में तो उसके लिए गैस्ट्रो होता है। तो उसी तरह पैरामेडिक्स नॉन टेक्निकल, यानी ये सब नॉन टेक्निकल, इनको टेक्निक से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर ने जो कहा उसको करना है, बस उतने उनसे ज्यादा उसको मतलब भी नहीं। टेक्निकल कहने का मतलब आपको इंजेक्शन देना है, सलाइन चढ़ाना है? नहीं सर, वहाँ नहीं। नॉन टेक्निकल का मतलब? हाँ, नॉन टेक्निकल का मतलब आपको पेशेंट का देखभाल करना है, पेशेंट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सर्विस करना है तो नॉन टेक्निकल। और टेक्निक जानना है तो उसके लिए पहले जान लो कि डॉक्टर आपके बिना अधूरा है। आपकी इतनी बड़ी पहचान है कि आपके बढ़िया काम के बिना डॉक्टर का बढ़िया इलाज नहीं हो सकता। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी बीमारी को देख करके वो क्या करता है, एक टेस्ट लिखता है। वो डॉक्टर है, MBBS है, 4 साल पढ़ा है, MD किया है, 2 साल स्पेशल पढ़ाई किया, 6 साल पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो कुछ टेस्ट लिखता है। और टेस्ट का काम क्या है, डॉक्टर को सही राह पे ले जाना, सही मार्गदर्शन करते हुए उसको मेडिसिन। डॉक्टर के लिए सबसे पहले आप बीमारी ढूंढता है, ठीक है। उसका काम है ब्लड के अंदर में जितने भी तरह के कॉम्प्लिकेशन है उससे बीमारी को पहचान करना। दूसरा जो टेक्नीशियन होता है वो होता है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट समझते हैं? एक्सरे। थर्ड जो उनका सबसे बड़ा जो आर्मी होता है, कमांडर होता है, वो OT असिस्टेंट होता है। किसी भी तरह का सर्जरी हो, आइदर आपका ENT हो, जनरल हो, ऑर्थोपेडिक हो, कार्डियो हो, किसी भी तरह का सर्जरी हो, एक बेस्ट जो OT टेक्नीशियन होगा, OT असिस्टेंट होगा, वही डॉक्टर को साथ देकर के सही ऑपरेशन करा सकता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमको 4 नंबर का नीडल दो और वो दे दिया 6 नंबर का, तो पता चला उतना देर तो डिले हो गया। तो डॉक्टर का हाथ बढ़ाते आप बेसिकली आप आजकल YouTube में भी दे सकते हैं। जो ऑपरेशन डॉक्टर करता है ना, उसके साथ जो उसका असिस्टेंट होता है वो सिर्फ हाथ बढ़ाता है और उससे रिलेटेड वो इक्विपमेंट उसके हाथ में रखे जाते हैं। कभी भी डॉक्टर बोलता नहीं है कि हमको ये इक्विपमेंट चाहिए, उसको मालूम होता है कि डॉक्टर को कौन सा इक्विपमेंट, अभी कैंची चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्सेप चाहिए, नीडल चाहिए, क्या चाहिए, वो सब उसको देता है और कितने नंबर कौन है। अब साफ सफाई के लिए एक स्पेशल निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर होता है, जिसका काम होता है साफ सफाई करना, यानी हाइजीन मेंटेन करना। तो एक कोर्स होता है, उसका नाम है सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसके अलावा एक और पैरामेडिकल कोर्स है, उसका नाम है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। यानी अगर आप किसी डॉक्टर के, आई वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका आई का इलाज करता है, आइदर ऑपरेशन करता है या चश्मा देता है, तो उसके जो टेक्नीशियन होते हैं उसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। यानी कि जो आंख वाले डॉक्टर है उनके साथ भी काम करने के लिए एक स्पेशलिस्ट उनको चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा होता है एनेस्थेसिया। बिना एनेस्थेसिया के तो कोई ऑपरेशन होता नहीं, क्योंकि बेहोशी जरूरी है। तो उसमें BSc तक के कोर्स होते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। हर ऑपरेशन के बाद हर छोटी मोटी फर्स्ट एड के लिए ड्रेसर का भूमिका होता है। फिर 10th पे 1 साल का कोर्स होता है। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। अब इन कोर्सेज के बारे में अगर आपने कभी सुन रखा है तब तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैंने जितना बताया उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में आता है, कोई सवाल है पूछ सकते हो, या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, तो आपको इसके बारे में लंबा मिलेगा। और जो भी कोर्स है वो तकरीबन 1 से 2 साल की पढ़ाई होती है और इसमें ग्रेजुएशन भी होता है। जैसे अब OT है तो इसमें डिप्लोमा भी होता है और बैचलर कोर्स भी होता है। रेडियोलॉजी में भी डिप्लोमा होता है, उसका बैचलर कोर्स होता है। यानी आप जो सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे उससे बेहतर है कि आप इन फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आप देखो इसका मजा, इसमें टीचिंग करने का भी व्यवस्था है, इसमें PhD भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप इन जो ग्रेजुएशन वाले जो अभी चल रहे थे पिछले
50 साल 60 साल से छोटा मोटा कॉलेज हर जगह ग्रेजुएशन का चल रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा है। अब टेक्निकल पढ़ो ना, पैरामेडिकल पढ़ो। अब रह गया जॉब, तो भाई अगर आप सही पढ़ाई किए हो 5,000-10,000 मिलता होगा, लेकिन अगर इन कोर्स के बाद अच्छा एक्सपीरियंस है तो इतने ब्रांड वाले हॉस्पिटल हैं जहाँ सैलरी आपको 50,000 से बेसिक स्टार्ट होता है। हमारे एक बच्चा है यहाँ पे सासाराम में एक मेडिकल कॉलेज है, नारायणा मेडिकल कॉलेज। एक लड़की है यहाँ पे डोभी के पास, उसका गाँव है घोड़सरी, मेन रोड पे ही है। वो लड़की आई थी तो बोली सर हमको बायो नहीं आता समझ में, हम पास कर गए। पता है उसको पहले बायो पढ़ा, इतनी मेहनती लड़की थी, काजल नाम है। पता है उस मेडिकल कॉलेज में वो ओटी टेक्नीशियन है और पिछले 8 साल से जितना भी काम किया, हर डॉक्टर आता है तो अपने तरफ से उसको एक रिटेल में देता है उसके सर्विस के बारे में। अब सोचो कि आने वाले भविष्य में अगर वो ठीक है यहाँ पे अभी कंफर्टेबल है, लेकिन अगर वो चाहे कि हमको मेदांता, सीएमसी, एम्स जैसे हॉस्पिटल में जाना है, हम बेरोजगार नहीं बैठेंगे। आपके गवर्नमेंट में जो सैलरी मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में सैलरी मिल रही है और अच्छा लाइफ स्टाइल के साथ मिल रहा है। तो इन कोर्सेज के ऊपर में अपने आप को थोड़ा सा फोकस करो कि हाँ मैं 12th कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो 12th के बाद मुझे इन कोर्सेज में अच्छा डिस्चार्ज कैसे जुड़ेगा। अगर आप कभी रोड से जाते हो तो हॉस्पिटल को ध्यान से देखो। सबसे पहला शुरुआत कहाँ होता है? हॉस्पिटल के गेट से। उस गेट को ध्यान से देखो, उसके अंदर में क्या क्या हो रहा है उन चीजों को देखो। और कभी मौका मिलता है हॉस्पिटल अंदर जाने का तो बढ़िया से उस पूरे हॉस्पिटल को देखो, यहाँ पे क्या क्या है जो मेरे लायक। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ इलाज करा रहे हैं, उसके अंदर में घूम के देखो। ये काम किसका है? प्रेशर का। ओटी में जाएगा, ऑपरेशन करेगा, चाहे वो हड्डी का हो, चाहे लिवर का हो, या फिर जनरल सर्जन हो, ईएनटी हो। डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन करेगा, लेकिन उसका पूरा सिस्टम सेट करने वाला कौन होता है? ओटी टेक्नीशियन। अगर आपके ब्रेन में चोट लग गया है तो बहुत ज्यादा आपको कोई भी ले जाए ना वो कर देगा, स्टिच कर देगा। लेकिन डॉक्टर अगर समझदार होगा तो उसको कहेगा चले जाओ पहले जाकर एक सीटी करा के लाओ। चोट कहीं अंदर तो नहीं गया है। अगर वो चोट अंदर गया है, अगर उसको समझ में आता है तो सीधे पहले आपको भेजेगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उसका इलाज न्यूरोलॉजी वाले करेंगे, तो ब्रेन के अंदर का इलाज उनका काम। तो ऐसा फील्ड है, हर चीज के लिए एक स्पेशलाइजेशन है। मेन चीज है मेरे ख्याल से आज का जो जैसा सिचुएशन चल रहा है मार्केट में, सब पैसा कमाना, मेन तो यही है पैसा कमाना। लेकिन एक बार माइंड में सेट कर लो, मेडिकल के किसी भी क्षेत्र में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, और इससे ज्यादा रोजगार भी नहीं है। कोरोना में पूरा दुनिया बंद पड़ा था, मेडिकल वाले वो कमा रहा था, पूरा दुनिया बंद था, कमा कौन रहा था? अपना जो क्षमता है उसको पहचानिए। आपको भी पता है कि हमसे लीड नहीं कर सकते। अब एक चीज से बड़ा मैं आपको बता दूं, इन सबसे ऊपर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है वो होता है फार्मेसी। हाँ फार्मेसी, उसमें भी 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक डी फार्म होता है, एक बी फार्म होता है। तो आप दवाई किसी का भी डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने, वो दवाई लिखेगा तो मिलेगा कहाँ? फार्मासिस्ट के पास। तो फार्मासिस्ट बनने के लिए उसके लिए पहले कोर्स करना होता है। ऐसे दुकान खोल के अगर आपने दवाई रख करके बेचना शुरू किया है तो ड्रग इंस्पेक्टर आएगा पकड़ के जेल भेज देगा। उसके लिए फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर का भी कोर्स होता है, और मैं वहीं पे मैं जा रहा हूँ। अभी मैंने शुरुआत किया तो मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। तो ये 2 तरह का कोर्स होता है। एक होता है 2 साल का फार्मासिस्ट जो मेडिकल काउंटर पे दवाइयाँ देता है, और एक होता है बी फार्म जो 4 साल का कोर्स होता है, उसको कहते हैं बैचलर इन फार्मेसी। उसके बाद उसमें एम फार्म भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। तो बी फार्म वाले का क्या यूज है, उसका क्या काम है हेल्थ सेक्टर में, मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिए। बी फार्म 4 साल का कोर्स है। इसके लिए गवर्नमेंट 4 लाख रुपए आपको, इसका 2 होते हैं, और वो होता बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर का। किसी भी दवाई दुकान को चाहे तो बंद कर सकता है, उसमें फाइन लगा सकता है, उसको 1 मिनट में छेड़ कर सकता है, या फिर लाइसेंस देकर उसको नए दुकान को एस्टैब्लिश करा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रोल होता है फ्री फार्म वाले, जितने भी कंपनियां जो दवाई बनाती है ना, जो छोटा मोटा दवाई से लेकर सिरप से लेकर के इनहेलर तक जो भी लेते हो, ये फार्मासिस्ट लोग बनाते हैं। और ये फार्मासिस्ट 2 तरह से काम करता है, एक तो क्वालिटी में काम करता है, डिप्पू ना होगा वहाँ।
एक तो क्वालिटी वाला काम करता है जो मेडिसिन बनाता है और दूसरा उसका क्वालिटी को चेक करता है। तो क्वालिटी चेक करने वाला मोर एक्सपीरियंस वाला होता है, इससे 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस होता है। उसकी सैलरी तकरीबन महीने का 2.5 से 3 लाख रुपया, ठीक है। तो इन जगहों को पाने के लिए फर्स्ट डे से आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए 4 साल आपको B.Pharm अच्छे से पढ़ना होगा, मॉलिक्यूल को पहचानना होगा, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हमारे कॉलेज में लगे। हम आपको दवाई बनाने के लिए सिखाएंगे, दवाई कैसे बनती है, उसका सॉल्ट कैसे वेटिंग किया जाता है। 500 मिलीग्राम में 500 मिलीग्राम ही टारगेट बनना चाहिए, नहीं कि 510 मिलीग्राम बनना चाहिए या 495 मिलीग्राम है। जो एग्जाम दिए हैं सही, और जो एग्जाम देने वाले हैं अगर वो सवाल करना चाहते हैं पूछिए, शर्माइए न जाइए नहीं, क्योंकि अब आपका जीवन का दूसरा दौर चालू हो गया और अभी अगर शर्मा गए ना जीवन भर यही करते रहता हूँ। अच्छा, हमसे थोड़ा फैमिलियर होने में क्या जाता है, मतलब दोस्त बनाओ, सवाल पूछो, हम जवाब दें। फैमिली वाला का होता है, पूछो ना रे। आपने में बात करना अच्छा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन अभी हम आपके सामने आए बात करने, आप हमसे कुछ बात कीजिए। देखिए ये पहला वीर है जो खड़ा हुआ है, इसके लिए ताली। नर्सिंग, तो लड़कों के लिए नर्सिंग का 2 कोर्स होते हैं, एक BSc नर्सिंग और GNM में 10% सीट लड़कों के लिए होता है और नर्सिंग में जो है 10% सेवा होता है। हम टेक्निकल कोर्सेज तो पढ़ोगे पूरी जिंदगी तुमको वही करना है, नर्सिंग ही करना है। टेक्निकल के बारे में पूछो बताओ, ज़्यादा बताएंगे। नर्सिंग तो नर्सिंग होता है, वो सेवा होता है, सेवा बोले तो आपको मेंटेन बस उसको। अच्छा, सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट है, अगर उसके कपड़े पे दाग लगा हुआ है तो उसका कपड़ा कौन चेंज करेगा पता है? नर्सिंग वाला। अगर उसका बाल गंदा है, ये सर्विस है, आपको पढ़ना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। अगर उसके माथे में जुए हो गए, अगर 15 दिन से बेड पे है, अगर कोई महिला है जू हो गया तो उसका साफ करना, उसको शैम्पू करना भी नर्सिंग वाले का काम है, ये जान लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है एक पेपर में। GNM खाली ग्रेड हो जाता है, ये ऊपर ग्रेड है, उसके ऊपर ग्रेड, बट काम तो वही का है। आपको करना क्या है? आपको स्लाइड करना है, मेंटेनेंस करना है, बेड ठीक करना है, उसको जो दवाई दी जा रही है वो प्रॉपर